प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल के मान की गणना करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं एक बार हेडिंग को पुनः पढ़ देता हूं, क्योंकि जब तक हेडिंग समझ में नहीं आएगा टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। जैसे ही हेडिंग समझ में आ गया, समझ लेना टॉपिक 30 से 40% समझ में आ गया। अपना हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल के मान की गणना। बिजी करके बताता हूं बेटा, एक धारावाही चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। किस में रखा है? चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक तार पर एक बल आरोपित करेगा। कितने मान का बल आरोपित करेगा, उसके मान की गणना करनी। उसके मान की क्या करनी है? गणना। आप लोगों को चित्र दिख रहा होगा, इसमें ये तीर दिख रहे होंगे, तीर के निशान दिख रहे होंगे। इन तीर के निशानों से हमने चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। और इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल l लंबाई व कैपिटल A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक धारावाही चालक तार रखा है, जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। जिसमें धारा जा रही है नीचे से ऊपर की ओर। धारा नहीं जा रही बल्कि आवेश जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? आवेश। इसे और अच्छे से समझें। बेटा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा पर्टिकुलर रे में वास्तव में आवेश प्रवाहित होते हैं। क्या प्रवाहित होता है? आवेश। इसे मैं और अच्छे से समझा देता हूं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है मेरा, जो पंखा है वो किससे चलता है? आप लोगों का आंसर होगा विद्युत धारा से। 100% आपका आंसर सही है। लेकिन बेटा, वो पंखा आवेशों के कारण चलता है। किसके कारण चलता है? आवेशों के कारण। क्योंकि विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा पर्टिकुलर नेम है, वास्तव में क्या प्रवाहित हो रहे हैं? आवेश। तो पंखा किसके कारण चलेगा? आवेश के कारण, आवेश के प्रवाह के कारण। छोटा सा समझो, मान लो कहीं विद्युत धारा बह रही है तो वहां आवेश भी बहेंगे। बहने का मतलब प्रवाहित होंगे, प्रवाहित होने का मतलब गति करेंगे या गतिशील होंगे। अब बताओ, यहाँ धारा कहाँ जा रही है? नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ आवेश भी प्रवाहित होंगे। और कहाँ प्रवाहित होंगे? नीचे से ऊपर की ओर। इसका मतलब आवेश बहेंगे नीचे से ऊपर की ओर। इसका मतलब आवेश गति करेंगे या गतिशील होंगे नीचे से ऊपर की ओर। और आप लोग ये बात भली भांति जानते हैं, जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर एक बल आरोपित करेगा, जिसे चुंबकीय या लोरेंज बल कहते हैं। और उसका मान क्या होगा बेटा? F बराबर QVB sin थीटा। यदि आवेश या आवेशित कण का परिमाण Q हो और B चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से V वेग से गतिशील हो, तो चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण या आवेश पर जो बल आरोपित करेगा, चुंबकीय या लोरेंज, उसका मान होगा F बराबर QVB sin थीटा। अब आवेश बेटा दो होते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग, धनावेश और ऋणावेश। तो धारा जा रही है नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात आवेश जा रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। तो हमें क्या पता धनावेश जाएगा या ऋणावेश? नहीं पता ना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं धनावेश जाएगा या ऋणावेश। इसे जानने के लिए विद्युत धारा को और समझना होगा। विद्युत धारा का प्रवाह मुख्यतः दो कारणों से होता है। एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के कारण, और एक होता है बेटा आयनों के कारण। जितने भी ठोस होते हैं उन सभी में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और जितने भी द्रव और गैस होते हैं उन सभी में धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। ये धारावाही चालक तार है, तो ये धारावाही चालक तार ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा? ठोस होगा। तो इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। अर्थात जो आवेश वाहक होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। धारा कहाँ जा रही है? नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात आवेश जा रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। और आवेश भी कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन। आवेश के रूप में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इसे आवेश वाहक कहेंगे। तो यहाँ आवेश वाहक क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन, जो नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर। ठीक है, हमने यहाँ इसका वेग कितना मान रखा है? v। किसका? आवेश का, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन का वेग v होगा या कुछ और होगा, उसे समझते हैं। बेटा, यदि किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो हम कह सकते हैं वहां विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है।
किसकी उपस्थिति? विद्युत क्षेत्र की। और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यदि इलेक्ट्रॉन गतिशील हो तो इलेक्ट्रॉन का वेग अपवहन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवहन वेग या अनुगमन वेग। ये बात आप लोग चैप्टर नंबर 5 से जानते हो, जिसे वीडी से प्रदर्शित किया जाता है। एक बार पुनः ध्यान दें, इस धारावाही चालक तार में क्या बह रही है? विद्युत धारा। इसका मतलब यहाँ किसकी उपस्थिति है? विद्युत क्षेत्र की। यहाँ इलेक्ट्रॉन तो गतिशील है, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होंगे तो इलेक्ट्रॉनों के वेगों के औसत वेग को कहते हैं हम अपवहन वेग। क्या कहते हैं? अपवहन वेग या अनुगमन वेग, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? वीडी से। यहाँ विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की ओर किस वेग से जाएंगे? अपवहन वेग या अनुगमन वेग से जाएंगे, जिसे किससे प्रदर्शित करेंगे? वीडी से। तो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा वो वी नहीं होकर के वीडी होगा, जिसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। क्लियर यहां तक? यदि हमें बेटा इस आवेश का परिमाण अर्थात मान पता लग जाए तो वो मान हम यहां रख देंगे, तो बी चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धारावाही चालक तार पर कितना बल लगा उसके मान की गणना हो जाएगी। अर्थात हमें आवेश का परिमाण चाहिए। किसके आवेश का? इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण। तो बेटा ध्यान दो, इस धारावाही चालक तार की लंबाई कितनी है? L। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? 1। तो इस धारावाही चालक तार का आयतन कितना होगा? इसका आयतन होगा Al। मान लेते हैं एकांक आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? स्मॉल n, ऐसा हमने मान लिया। तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है? n। तो कुल आयतन कितना है बेटा? यहाँ Al। तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? NaL, यही होगी। और मान लेते हैं बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश माना स्मॉल e है। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना है? स्मॉल e। तो कुल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश एक पर कितना है? E। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? NaL। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उपस्थित आवेश क्या होगा? NaL। और यहां हमने आवेश का परिमाण या कुल आवेश कितना मान रखा है? Q। तो Q का मान क्या आ गया? NaL। इसे समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से Q का मान रखने पर रख दो बेटा, तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q की जगह Q का मान रख दो। NaL Vd आ जाएगा, B आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। अपवहन वेग या अनुगमन वेग का टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, और चैप्टर नंबर 5 में हमने अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध भी प्रतिपादित किया होगा। संबंध क्या आता है? I बराबर ENaVd। अर्थात ये मान आप लोगों को कहीं दिख जाए तो उसकी जगह क्या रख सकते हैं? I। अब ध्यान दो, ये E रहा, ये N रहा, ये A रहा, ये Vd रहा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? I। तो F बराबर क्या हो गया? I बच क्या गया? L बच गया, B बच गया, sin थीटा बच गया। तो बेटा इस धारावाही चालक तार पर B चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान आ गया, और मान क्या आया है? ILB sin थीटा। और ये मान कब आता है? जब धारावाही चालक तार की लंबाई कितनी हो? स्मॉल n, उसमें धारा कितनी बह रही हो? स्मॉल I, और वो B चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए स्थित हो, तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर कितना बल आरोपित करेगा? ILB sin थीटा। बल एक सदिश राशि है तो इसका सदिश निरूपण भी कर सकते हैं। सदिश निरूपण क्या होगा? F के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, I अदिश राशि है, कुछ नहीं होगा, L के ऊपर वेक्टर आ जाएगा और B के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, और इनमें क्रॉस आ जाएगा। क्रॉस क्यों आएगा? क्योंकि ये सदिश गुणनफल है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, A और B का यदि सदिश गुणनफल किया जाए तो क्या आएगा? AB sin थीटा। तो L और B का यदि सदिश गुणनफल किया जाए तो क्या आ जाएगा? LB sin थीटा।
तो एल बी साइन थीटा, ये लिखा हुआ एल बी साइन थीटा। तो सदिश गुणनफल के रूप में, सदिश के रूप में से क्या लिख सकते हैं, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये जो बल आया है ये इसका सदिश निरूपण आ जाएगा। सदिश निरूपण कभी भी याद नहीं रखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं। तो इसे कॉन्सेप्ट क्लियर के कारण निकाल लेंगे। हमें याद ये रखना है ये हमारा आरोपित धारावाही चालकतार पर बल है चुंबकीय क्षेत्र के कारण। बेटा अब इस पर हम केस करते हैं। केस करने से पहले बेटा मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। हम भौतिक विज्ञान में जब भी कोई डेरिवेशन सरल करते हैं और उस डेरिवेशन के लास्ट में कोई सूत्र निकल के आता है और उस सूत्र में कोई ट्रिग्नोमेट्री का पद निकल के आए, किसका पद निकल के आए, ट्रिग्नोमेट्री का, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, कोई भी हो लेकिन हो ट्रिग्नोमेट्री का पद, तो हम उस पर केस करते हैं। क्या करते हैं, केस। और मुख्यतः दो केस करते हैं, एक तो थीटा की स्थिति को 0 डिग्री रखते हैं, एक थीटा की स्थिति को 90 रखते हैं। बेटा यहाँ आप लोग ध्यान दें, ये जो कोण है थीटा, ये किस किस के मध्य बन रहा है, एल व बी के मध्य का कोण है, एल व बी के मध्य का कोण है। तो हम यहाँ पे भी केस करेंगे और केस कितने करेंगे, 2। फर्स्ट केस क्या होगा, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो क्या आएगा, उससे पहले हम ये समझते हैं स्मॉल एल लंबाई का धारावाही चालकता जिसमें आई धारा बह रही हो, जो चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण पर स्थित हो, तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर एक बल लगाएगा और उस बल का मान कितना होगा, F बराबर आई एल बी साइन थीटा। अब यदि वो धारावाही चालकता 0 डिग्री की स्थिति पर हो, 0 डिग्री पे स्थिति का मतलब क्या है, ये देखो बेटा, ये धारावाही चालकता इस प्रकार से स्थित हो, देखो चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, धारावाही चालकता भी इधर है, तो थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि थीटा कोण किन किन के मध्य बन रहा है, एल व बी के मध्य। धारावाही चालकता ऐसे रखा है तो इसकी लंबाई भी ऐसे ही होगी और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी, अर्थात धारावाही चालकता की लंबाई के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो थीटा का मान 0 है, तो थीटा की जगह 0 रख दो। आप लोग जानते हो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और 0 को किसी भी राशि से गुणा करें तो 0, अर्थात जब किसी धारावाही चालकतार को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा जाता है, अनुदिश का मतलब ऐसे रखा जाता है कि थीटा की स्थिति 0 डिग्री हो, तो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालकतार पर कोई बल आरोपित नहीं करेगा। अब केस नंबर 2 करते हैं बेटा। तो केस नंबर 2 क्या है, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो हम लोग जानते हैं एल लंबाई का धारावाही चालकतार जिसमें स्मॉल आई धारा बह रही हो, जो बी चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हो, तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर कितना बल आरोपित करेगा, F बराबर आई एल बी साइन थीटा। लेकिन यहां हमें स्थिति क्या चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की, अर्थात ये धारावाही चालकतार यूं रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र से क्या रखा हो, लंबवत, थीटा का मान कितना हो, 90, क्योंकि धारावाही चालकतार ऐसे रखा है तो धारावाही चालकतार की लंबाई इस प्रकार होगी और चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, तो यहाँ कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री के कोण पर धारावाही चालकतार रखा होता है चुंबकीय क्षेत्र से, तो क्या होगा, थीटा की जगह 90 रखेंगे। आप लोग जानते हो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 को किसी भी राशि से गुणा करें तो वही राशि आती है। साइन 90 का जो एक मान होता है वो अधिकतम होता है, तो यहाँ बल का मान भी अधिकतम आ जाएगा। अर्थात जब किसी धारावाही चालकतार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर अधिकतम बल आरोपित करता है, और अधिकतम बल का मान कितना होता है, आई एल बी। बेटा ये जो बल आया है, जो चुंबकीय क्षेत्र ने धारावाही चालकतार पर लगाया है, ये सदिश राशि है, तो इसकी दिशा ज्ञात करने के नियम भी हैं। इसकी दिशा ज्ञात करने के नियम मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखें, टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है बेटा। धन्यवाद।